दोस्तों जब कोई बिगिनर एपीएफसी और ईयू एग्जाम के बारे में सुनता है तो उसको लगता है कि ये एग्जाम तो मेरे लिए बहुत टफ है। ये एग्जाम तो जो लोग ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम बना है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एज अ फ्रेशर भी आप लोगों के पास पूरे पूरे चांसेस होते हैं इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के। लेकिन वो कैसे होगा ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग फ्रेशर हैं इन दी एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम प्रिपरेशन तो वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिगार्डिंग द एपीएफसी एग्जामिनेशन तो एक गाइड बुक आप लोगों के पास पक्का होनी चाहिए। दोस्तों इस गाइड बुक में वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए होती है एपीएफसी और ईयू एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ पर डिकोडेड सिलेबस है, पैटर्न है, एलिजिबिलिटी है और सबसे खास बात कि यहाँ पर सॉल्व पीवाईक्यूज है जो कि आपकी प्रिपरेशन का तुरुप इक्का है। दोस्तों जो बच्चा पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है उसके सिलेक्शन के चांसेस औरों से ज़्यादा होते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज यहाँ पर इस गाइड बुक के साथ मिलेंगे। अभी अपनी कॉपी डाउनलोड कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आपके पास ये जो गाइड बुक है ये पक्का होनी चाहिए। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं कि भाई बिगनर को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को। और यहाँ पर मैं बिगनर को स्ट्रेटेजी बताने से पहले एक बार बिगनर का जो माइंडसेट है वो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यार मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है यूपीएससी प्रिपरेशन का, तो अब तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाली है प्रिपरेशन, क्योंकि मैं उन लोगों से compete करने वाला हूं जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे लिए शायद गेम इजी नहीं है। आपके मन में ये डाउट भी आएगा कि भाई मुझे तो यही नहीं पता कि इस एग्जाम का स्कोप क्या है, ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है या कोई और बॉडी कंडक्ट कर रही है, किस तरह का पेपर होगा, क्या पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो कैसे मैं इस एग्जाम को अप्रोच करूं। तो एक हमारे मन में डाउट आता है कि भाई कैन आई compete विद द यूपीएससी कैंडिडेट, और ये बहुत बहुत कॉमन डाउट है कि सर हमने तो एक बार पूरा एग्जाम का सिलेबस देख लिया और हमें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, तो ये एग्जाम में हम उनसे कैसे compete कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या यूपीएससी वाले बच्चों को प्रेफर भी किया जाता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में ओवर दी फ्रेशर्स, कि फ्रेशर्स का कोई स्कोप नहीं है इंटरव्यू में। तो ये जितने भी आपके मन में डाउट हैं वो सारे डाउट्स मैं रिजॉल्व करूंगा और आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आराम से मेरी पूरी वीडियो देखिए आप। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं तो एज अ फ्रेशर आप लोगों के माइंड में एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्यों आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये वाई पता है ना तो आप कहीं ना कहीं से अपना फोकस, अपना टाइम इस एग्जाम की तरफ डिवोट करने के लिए पूरी ट्राई करेंगे। अगर आप रैंडमली प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपसे कंसिस्टेंट मैनर में नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन आपके मन में होनी चाहिए। और इसके लिए एक अच्छी नॉलेज इस एग्जाम की जरूरी है। और अगेन वो गाइड बुक जो मैंने आपको बताई वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको नॉलेज मिले कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल आपकी होगी। एक और बात कि आप यहाँ पर एक दिन पक्का लगाइए अपनी डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज को कंपेयर करने के लिए विद दी एपीएफसी एग्जाम की भाई क्या इस एग्जाम में है कि मैं इस एग्जाम की तरफ अपना ज़्यादा टाइम डिवोट करूँ। तो ये जब आप पहला काम कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को एग्जाम के बारे में जानना है कि यार इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए इस एग्जाम को अगर मैंने अप्रोच करना है, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स मुझे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों फिर आपको जो है पीवाईक्यू की अच्छे से एनालिसिस करनी है, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई पेपर का लेवल क्या है, किस कंपोनेंट का क्या लेवल है, किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है, ये सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव टू फाइनलाइज दी परफेक्ट सोर्सेज फॉर प्रिपरेशन, मतलब जो सोर्स सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है, जो क्वालिटी सोर्स हैं, जो आपकी पीवाईक्यूज और सिलेबस की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, वही सोर्सेज आप लोगों ने फॉलो करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्यों ईपीएफओ एग्जाम, तो क्योंकि आपके मन में डाउट आएगा ना कि सर हम तो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, हम रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, हम किसी और एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, तो एपीएफसी एग्जाम ही क्यों, ईयू एग्जाम ही क्यों। तो सबसे बड़ी बात कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम के बाद जब आप जॉब क्वालिफाई करके जाते हो तो आपको मनी भी मिलती है और पावर भी मिलती है। ईपीएफओ ईओ की अगर आप पोस्ट ज्वाइन करते हो आपको लगभग 90,000 रुपये मिलते हैं, और अगर आप एपीएफसी पोस्ट ज्वाइन करते हो तो लगभग आपको 1,10,000 रुपये मिलते हैं। तो अच्छी खासी सैलरी है, पावर्स भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और दोस्तों प्रेस्टीज भी है, कि स्टेटस भी है कि भाई हाँ यार मतलब अच्छी जॉब मैंने पकड़ी है और इस जॉब को पाके अब मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो भाई आपको जॉब सिक्योरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी परमानेंट जॉब है और वो भी स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको लाइफ की भी टेंशन नहीं होती, आगे सोशल सर्विस करने का मौका मिलता है और अच्छी पोस्टिंग्स मिलती हैं आपको। तो दोस्तों इसलिए आपको ईपीएफओ एग्जाम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही पैरामीटर होते हैं डिसाइड करने के कि कौन सी जॉब हमें चूज करनी है। आगे बढ़े दोस्तों, अब एज अ फ्रेशर आपके पास कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। आप लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा, बट यू हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर अदर कैंडिडेट्स जो आपको अच्छे से जो है यूज भी करने चाहिए। पहला एडवांटेज ये है कि भाई आपके पास अभी इनफ टाइम है बिफोर द एग्जाम जहां पर आप क्वालिटी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहें तो यू हैव एटलीस्ट 6 to 7 months फॉर दिस एग्जाम, और ये मंथ बहुत इनफ है इस एग्जाम की क्वालिटी प्रिपरेशन करने के लिए। सेकेंड थिंग कि भाई एपीएफसी एग्जाम में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो यूपीएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम या फिर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में नहीं आते हैं।
यहाँ पर उन बच्चों को जो यूपीएससी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सीजीएल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको भी कुछ नया पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनके लिए पूरी गेम एकदम ईजी है, नहीं, उनके लिए भी डिफिकल्ट गेम है। तो कहीं ना कहीं उनको भी एज अ फ्रेशर अकाउंट्स पढ़ना है, एज अ फ्रेशर आईआर एंड लेबर लॉ पढ़ने हैं, एज अ फ्रेशर उनको सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है, एज अ फ्रेशर उनको कंप्यूटर नॉलेज पढ़ना है। तो 4-5 कंपोनेंट जिनकी वेटेज अराउंड 45 क्वेश्चंस की है, वो भी उनके लिए न्यू है, तो आप वहां पर उनसे सेम लेवल पे हैं। दोस्तों एज अ फ्रेशर आपके पास कम प्रेशर है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी काफी तैयारी कर चुके हैं, काफी फेलियर्स जो है जिनकी लाइफ में हो चुके हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, सोशल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, और कहीं ना कहीं जो प्रेशर है ये उनकी परफॉर्मेंस को डाउन भी करता है। पर जब आप रिलैक्स होते हैं, नथिंग टू लूज एटीट्यूड होता है, और ऐसा लगता है कि यार पहली बार तो एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, अपना बेस्ट देता हूँ, तो वहां पर आपकी परफॉर्मेंस भी नेचुरली अच्छी रहती है। दोस्तों एक और चीज मैंने देखी है कि जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपको ये पता होता है कि भाई हमें तो सिर्फ उन लोगों से compete करना है जो यूपीएससी में सीरियस हैं। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी का बच्चा होने का मतलब ये नहीं है कि भाई हर बच्चा यूपीएससी में फोड़ने के लिए आया है, मतलब हर बच्चा बहुत टॉपर है वहां पर, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर 10 लाख बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, लेस देन 1 लाख स्टूडेंट्स आर सीरियस फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, और उन्हीं लोगों से आपका कंपटीशन है। तो 9 लाख से आपका कंपटीशन नहीं है, भीड़ से आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन उन चुनिंदा लोगों से जो कि यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक और बात दोस्तों, आपके पास ना एनर्जी काफी हाई होती है, पॉजिटिविटी होती है आपके पास। तो जो पॉजिटिविटी है, कंसिस्टेंसी है, वो आपको हेल्प करेगी इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। देखिए अगेन, आपका पास्ट बैकग्राउंड ज्यादा मैटर नहीं करता, आपका करंट बैकग्राउंड, करंट माइंडसेट, और आप आगे क्या कर सकते हैं, कितने एफर्ट डालने के लिए आप रेडी हैं, वो मैटर करता है कि भाई आपका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, एक सोच बहुत जरूरी है कि हाँ मुझे करना है, कैसे भी करूंगा, अगले 6 महीने में 10-12 घंटे भी लगाऊंगा, ठीक है, अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट करने की कोशिश करूंगा, और वो सारी चीजें करूंगा जो कि जरूरी है इस एग्जाम की सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों आपका रिजल्ट नो डाउट पॉजिटिव ही होगा, और क्योंकि पहले भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करी, कहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करी थी। हमारे पास एपीएफसी में भी काफी ऐसे एग्जाम्पल है, और यूए में भी काफी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एग्जाम एज अ बिगिनर क्वालिफाई किया है और कंपीट किया है उन लोगों से जिनको लगता था कि भाई हमारे लिए तो एग्जाम ईजी है। तो आप लोगों को भी डरना नहीं है, बस आप लोगों को मेहनत करनी है, एक अच्छी प्लानिंग के साथ मेहनत करनी है। एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि भाई एज अ फ्रेशर आप लोगों के मन में जो सबसे बड़ा डाउट ये है कि जो एग्जाम है ईओ या एपीएफसी सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, इसमें कुछ मिथ आपको जो है ब्रेक करने पड़ेंगे ताकि आप और पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आ पाओ। तो सर मिथ ये है कि भाई ऑल यूपीएससी एग्जाम्स आर ऑफ आईएएस लेवल, मतलब ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट लेवल का होने वाला है, मतलब हमारी तो हालत खराब होने वाली है, हमें तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ पर इस लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। नहीं, देखिए यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करता है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करता है, जैसे ईएसआईसी का एग्जाम वो कंडक्ट करता है, एलयू का एग्जाम कंडक्ट करता है, एएलसी का एग्जाम कंडक्ट करता है। तो हर एग्जाम का अपना डिफिकल्टी लेवल है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे भी आपको आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी मेंस जैसा लेवल देखने को मिलेगा, नहीं, उतना लेवल नहीं है इस एग्जाम का। सेकंड बात कि भाई सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट ही ऐसा बच्चा है जो जीएस के टॉपिक कवर करके आएगा, नहीं भाई, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब आती है, और ये कंपोनेंट वो बच्चे भी अच्छे से कवर कर सकते हैं जो कि मतलब इनके बाद इनके अंदर बैकग्राउंड नहीं रखते, क्योंकि टेक्निकल कंपोनेंट नहीं है, दे आर थ्योरेटिकल कंपोनेंट, ह्यूमैनिटीज बेस्ड कंपोनेंट, जिनको आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज सेम एज यूपीएससी एग्जाम, नहीं दोस्तों, लेवल ऑफ जीएस प्रिपरेशन इज सेम ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आप प्रीलिम्स का लेवल यहाँ पर मेंटेन कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, आपको मेंस के लेवल पे नहीं जाना है, बहुत डेप्थ में प्रिपरेशन नहीं करनी है, यू हैव टू मेंटेन दी विड्थ ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये मिथ आपने ब्रेक करना है। फिर दोस्तों आपको एक बार सिलेबस अच्छे से देखना है, तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस क्या है। पहला जो एरिया है वो है ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स, ये वो कंपोनेंट है जो कि बाकी किसी एग्जाम में नहीं आते हैं जनरली, जैसे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस। उसके बाद जो कंपोनेंट आते हैं वो आते हैं करंट इवेंट, इंडियन कल्चर हेरिटेज, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस। ये जनरली बाकी एग्जाम्स में भी कंपोनेंट ओवरलैप करते हैं। और फिर तीसरा एरिया आता है वो कंपोनेंट जो कि इंडिया के लगभग हर एग्जाम में आते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। तो आपको ये 3 एरियाज प्रिपेयर करने हैं। एंड दोस्तों आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि डेली मेरे स्टडी प्लान में तीनों कंपोनेंट पैरेलली चलने चाहिए। मतलब मैं एक दिन में क्वांट भी पढ़ूंगा डेली 1 घंटा, मैं एक दिन में 2 घंटे जीएस भी पढ़ूंगा, और 2 घंटे में जो है स्पेशल कंपोनेंट्स को भी दूंगा। अगर आप पैरेलल चीजें चला के रखेंगे ना तो आपको कवरेज भी जो है ज्यादा होती हुई दिखेगी, प्लस आप मल्टीपल चीजों के लिए रेडी भी रहेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना है कि स्टडी प्लान बनाना है, एक फेयर स्टडी प्लान बनाना है। और स्टडी प्लान में आपने क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर मुझे हर दिन एटलीस्ट 2 घंटे इन दी मॉर्निंग और एटलीस्ट 2 घंटे इन दी इवनिंग पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके बाद मुझे एडिशनली 1 घंटा देना है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को। एंड दोस्तों यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम डे 1 to 30 मॉर्निंग अकाउंटेंसी से। अब देखिए मॉर्निंग में मैंने वो कंपोनेंट रखे हैं जो कि थोड़े से टेक्निकल होते हैं, जहाँ पर आपको हाई कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो अगर आप में से कोई बिगनर वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउसवाइफ है, जिसको घर के काम भी करने पड़ते हैं, जॉब भी जो है मैनेज करनी पड़ती है, तो उनके लिए जो प्लान है बहुत सुटेबल होता है। भाई आप मॉर्निंग में एक बार 4 से 6, 5 से 7,
6 से 8 जो भी आपको सुटेबल टाइम मिले, वहाँ पर 2 घंटे की एक शिफ्ट लगाइए, जहाँ पर आप इन कंपोनेंट्स को इस डे के हिसाब से कवर करना शुरू करिए। दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल डे मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। ये डेज इनफ हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और लास्ट में जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इवनिंग में कंप्यूटर, जो कि टेक्निकल कंपोनेंट नहीं है, जहाँ पे आप बस जो है लेस कंसंट्रेशन का भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये आपको इवनिंग में और ये आपको मॉर्निंग में ऐसे चीज़ आपको कवर करनी है। तो एक स्टडी प्लान आपके पास पक्का होना चाहिए एज अ बिगनर, क्योंकि बिगनर का ना सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कई बार वो आउट ऑफ फोकस प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है, आप आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हो। तो यहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाना है, अपने एक लिमिट में रहना है और अपनी प्रिपरेशन उसी लिमिट के दायरे में आपने करनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हर एक कंपोनेंट की, क्योंकि मुझे एज अ बिगनर आप लोगों को ये भी बताना है कि भाई आपको हर कंपोनेंट की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। देखिए अगर आप इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में अगर आप पेपर की रिक्वायरमेंट देखेंगे ईओए और एपीएफसी की, तो 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और 20 क्वेश्चन में से अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखें तो मॉडरेट लेवल है। और यहाँ पर भी मेजर क्वेश्चन कौन से आते हैं, रीडिंग कंप्रेंशन के आ गए, सिनोनिम एंटोनिम के आ गए, ठीक है, और आपके जो है फ्रेजेस के आ गए, और सेंटेंस अरेंजमेंट के आ गए। तो सिलेबस तो बहुत बड़ा देगा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप ग्रामर वाला पार्ट एज अ बिगनर अवॉइड कर सकते हैं, और आप यहाँ पर रीडिंग कंप्रेंशन, सिनोनिम एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस एंड रीअरेंजमेंट पैरा जंबल्स, ये आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप जो है एसपी बख्शी की बुक आती है जनरल इंग्लिश की, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड कंपोनेंट है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्टैट। देखिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और स्टैट, क्वांट, रीजनिंग और स्टैट में आपको पेपर में लगभग 15-16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें मेजर क्वेश्चन 14 के आसपास क्वेश्चन आपको क्वांट के देखने को मिलेंगे। देखिए अच्छा लेवल है, अच्छा लेवल का मतलब है कि मॉडरेट लेवल है, लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है कि भाई आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिलेगा, तो आपकी स्पीड अगर अच्छी है और एक्यूरेसी उसके बाद आप मेंटेन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर करने का मौका मिलेगा। तो क्वांट के लिए आपने स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम से, सिंप्लीफिकेशन से, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो पूरी टॉपिक लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगेन मैं स्टेट की अगर बात करूं तो बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी कि भाई मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, डिस्पर्जन क्या होता है, वो आपने पढ़ना है। एक बुक आती है क्लास 11th की, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और क्वांट के लिए आपको आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, वो फॉलो करनी है। लेकिन दोस्तों यही टॉपिक के क्वेश्चन आपने यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, आपने पूरी बुक नहीं कवर करनी है। जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों ये है कल्चर प्लस फ्रीडम मूवमेंट, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत करनी है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, डिक्लाइन ऑफ मुगल से, और फिर धीरे धीरे आपने जो है राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, राइज ऑफ रीजनल पावर्स, डिक्लाइन ऑफ रीजनल पावर्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, देन स्वदेशी मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, गांधी की एंटीजी, और गांधी की एंटी गांधीयन मूवमेंट जो है वो आपने कवर करनी है। और किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप ये कवर कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, बट यहाँ पर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी आपको टाइमलाइन पक्का पता होनी चाहिए। एंड दोस्तों सेकंड पार्ट आता है कल्चर। तो कल्चर में आपने इंडियन आर्किटेक्चर पे बहुत ध्यान देना है। अगेन देखो थ्योरेटिकल कंपोनेंट है, पढ़ोगे तभी आएगा, ठीक है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करी तो आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो आर्किटेक्चर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, स्कल्पचर, डांस फॉर्म, म्यूजिक, ये टॉपिक्स आपको कवर करने कल्चर वाले पार्ट में। एंड दोस्तों कई बार क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के भी आते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को भी अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ से पढ़ना है, तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें राजीव अहिर की, तो दिस इज अ वेरी गुड बुक टू कवर द मॉडर्न इंडिया पार्ट। और आप बिपिन चंद्रा और जो है विपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, दोनों बुक्स पढ़ सकते हैं, बट इसमें आप स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हैं। एंड कल्चर के लिए आपको जो है नितिन सिंघानिया का लेटेस्ट एडिशन पढ़ना है। आगे बढ़े तो सब बात करते हैं पीडीजी की। देखिए पीडीजी अगेन कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो आपको बाकी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के एक मिक्सचर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी ज्योग्राफी प्रिपेयर करनी है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया की, केवल इंडिया की, वर्ल्ड की नहीं। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, या फिर डिफरेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट जाती है, वो आपने कवर करनी है। प्लस आपने कवर करना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या है इंडियन कंडीशन पे। तो ये आप न्यूज़पेपर प्लस एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी भी 2, इंडियन पीपल इकोनॉमी क्लास 12th की और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की, प्लस न्यूज़पेपर और प्लस ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक फ्रॉम पीआईबी एंड अदर रिपोर्ट्स फ्रॉम पीआईबी, वो आप कवर कर सकते हैं। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी। एंड दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंपोनेंट है और आप लोगों को काफी मजा आएगा इस कंपोनेंट पढ़ के। लेकिन इस कंपोनेंट से क्वेश्चन काफी टेक्निकल आते हैं, तो कंपोनेंट पढ़ते टाइम आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगेन आप शुरुआत करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, प्रेम्बल आप पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फिर आप राइट्स एंड ड्यूटीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप कवर करेंगे। तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट दोस्तों ये क्वेश्चन डुएबल होते हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, एग्जीक्यूटिव, देन लेजिस्लेचर, अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करना है। और कहाँ से? स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप सीधा लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करें, क्योंकि लक्ष्मीकांत से भी आपको चीज़ें समझ आएंगी। हाँ, अगर आप ऐसे बिगिनर है कि जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं कि भाई एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, तो आप एक बार एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th की बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल साइंस की। देखिए, अनलाइक यूपीएससी एग्जामिनेशन या फिर और एग्जामिनेशन, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन नहीं आता, सिर्फ बेसिक साइंस आती है। क्लास 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटी आपने पढ़नी है और उनकी एप्लीकेशन आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि भाई थोड़ा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक साइंस आपने अच्छे से कवर करनी है, और उसके बाद जो प्रैक्टिस आप ल्यूसेंट या अरिहंत पब्लिकेशन की किसी बुक से कर सकते हैं। तो सर, इंडियन इकोनॉमी की जो सिलेबस है, अगेन वो सिलेबस काफ़ी वाइड है बट डुएबल है। मतलब अगर आप आराम से 15-20 दिन देंगे तो आप इसको कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करनी है बेसिक टर्म्स की क्लैरिटी से कि भाई जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, देन यू स्टडी अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं, सिचुएशंस की बात करते हैं, आप इंडिया की जो पास्ट पॉलिसीज हैं, 5 ईयर प्लान है, उनको पढ़ते हैं। तो अगेन लिमिटेड सिलेबस है बट डुएबल सिलेबस है। और यहाँ पर आप लोगों ने जो 2 बुक्स हैं एनसीईआरटी की वो पक्का फॉलो करनी है। एक क्लास 11th की बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक क्लास 12th की बुक आती है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो 2 बुक्स मोर देन इनफ है। लेकिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक पार्ट से। फॉर एग्जांपल, अगर रेपो रेट न्यूज में है तो आपसे एक स्टेटमेंट रेपो रेट की करंट अफेयर बेस्ड और एक स्टेटमेंट स्टैटिक बेस्ड पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के, पॉलिटी के, वो आप करंट से लिंक करके पढ़िएगा पक्का। ठीक है, आगे बढ़े। आईआर एंड लेबर लॉ, दोस्तों ये कंपोनेंट बच्चों को काफी डराता है, लेकिन देखो इस कंपोनेंट में 2 पार्ट है। एक है आईआर वाला पार्ट जो कि थ्योरेटिकल है, काफी इजी है। यहाँ पर अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड यहाँ पे आपने शुरुआत कैसे करनी है कि भाई लेबर फोर्स क्या होता है, ट्रेड यूनियन क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स आप कवर करेंगे। लेबर लॉस, 12 लेबर लॉस हैं, आपको जो है ये कवर करने हैं, और हर लेबर लॉ इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको हर लेबर लॉ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी हमारे लेबर लॉस हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट आपने जो है कवर करने। कहाँ से कवर करने हैं? तो आईआर वाले पोर्शन के लिए आप प्याली घोष की बुक फॉलो कर सकते हैं, और जो एक्ट है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे एक्ट एंड रूल वाले सेक्शन से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हो जहां पर ईपीएफओ जो है आप ज्वाइन करेंगे, और ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर करते टाइम आपको जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं रिलेटेड टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन वो आपने कवर करनी है। तो करंट अफेयर वाला पोर्शन आपको जो है लगभग 50% वेटेज देगा यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट में, और 50% पोर्शन जो है वो आपको एक्ट्स की फॉर्म में कवर करना है। तो 5 एक्ट हैं जो आपने कवर करने हैं, जिनमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, उसका अपडेट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट 1966। तो ये एक्ट्स आप अगर कवर कर लेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। दोस्तों ये जो एक्ट है ना, आईआर के भी और यहाँ के सोशल सिक्योरिटी के भी, ये एक्ट आपने प्रोविजन मैनर में कवर करना है। थोड़े टफ होते हैं, बोरिंग होते हैं, पर अगर आप 2-3 रिवीजन करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन काफ़ी स्कोरिंग है, 10 क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। और यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, इसकी थ्योरी और इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपने करने हैं, और लगभग 10 दिन अगर आप देंगे इस कंपोनेंट में तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, तो सिर्फ डेज पे मच जाएगा। डेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। अकाउंटेंसी आपको अगेन टफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिक नहीं है, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, बट आपने ये मान के चलना है कि भाई आपको जर्नल नॉलेज यहाँ पर चाहिए, बहुत डीप में नॉलेज नहीं चाहिए। तो आपने टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रायल बैलेंस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पहले प्रायोरिटी में आप प्रिपेयर करेंगे, ये आपका बेस बना देगा। और कहाँ से प्रिपेयर करने हैं? एक डीके गोयल की बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 11th की आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं। बट ये चैप्टर अगर आपके कंप्लीट है तो ही आपको आगे वाले चैप्टर समझ आएंगे। तो पहले बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, और अगेन यहाँ पर ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, क्योंकि ये कंपोनेंट्स टेक्निकल कंपोनेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपोनेंट्स नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं करंट इवेंट की। देखिए करंट इवेंट में वैसे तो बोला जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बट अगर आप इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट देखें एपीएफसी और ईओ की, तो लगभग 1 साल के करंट अफेयर और मैक्सिमम मिनिमम तो 6 महीने के पढ़ने ही पढ़ने। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कीम्स के लगभग 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रिपोर्ट एंड स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, देन आपको अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है, देन समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस से और स्पोर्ट्स से। ये 5 डायमेंशन ऐसी है जहां से आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि एज अ बिगिनर सारे करंट इवेंट्स कवर करने मत जाइएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये 5 डायमेंशन के जितने भी करंट अफेयर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, वो आप फॉलो करिए। प्राइम सोर्स न्यूज़पेपर रहेगा,
फिर आप कोई भी करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करिए या पीआईबी फॉलो करिए, बट एक बार करंट अफेयर न्यूज़पेपर से पक्का पढ़िएगा, ठीक है। अब दोस्तों की मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन यू आर अ बिगनर। सबसे पहली मिस्टेक ये मत करना कि भाई नोटिफिकेशन की वेट करते रहो कि मैं नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, वो बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलने वाला जितना आप सोच रहे हैं, प्लस प्रेशर और बढ़ेगा। और सिलेबस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ सिलेबस प्रिपेयर करोगे तो बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट आप जितना चाहो उतना प्रिपेयर कर सकते हो, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम की। आपको एक बाउंड्री में रहना ही पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन का स्कोप डिफाइन करना ही पड़ेगा। फिर एज अ बिगनर हम गलती क्या करते हैं कि जो एरिया हमें इंटरेस्टिंग लगता है वहां पे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं। तो सब बैलेंस्ड प्रिपरेशन की जरूरत है, हर दिन 3 एरियाज को इक्वली लेके चलना पड़ेगा ताकि तीनों एरियाज एक साथ चलें। अगर आपने कोई भी एक एरिया पे अपना कंसंट्रेशन फोकस कम किया तो आपकी प्रिपरेशन आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखने की भाई बैलेंस प्रिपरेशन की जरूरत है यहाँ पर। देन दोस्तों एक और पॉइंट कि भाई आपको नोट्स बनाने हैं, आप बार बार बुक्स नहीं पढ़ोगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे और बुक्स पे डिपेंडेंट रहोगे तो एंड में रिवीजन करते टाइम बहुत दिक्कत आने वाली है। एंड दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिएगा, ये बहुत बिगनर ये गलती करते हैं कि भाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। दोस्तों आपके लिए हर दिन अर्जेंट है, हर दिन आपकी प्रिपरेशन की क्लोज आपको लेके जाएगा, और अगर आप हर दिन को कहीं ना कहीं ढीले में लोगे तो आपकी प्रिपरेशन भी फिर ढीली रहेगी। तो यहाँ पे एज अ बिगनर आप लोगों ने ध्यान ही रखना है कि भाई बहुत सीरियस, बहुत क्वालिटी प्रिपरेशन आप लोग करें। अब दोस्तों अगर आप लोग एक कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने 3 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। एक है मास्टर कोर्स, जहां पर हम आपको कंप्लीट कवरेज करवा रहे हैं। एज अ बिगनर वो परफेक्ट कोर्स है, क्योंकि वहां पर आपको हर कंपोनेंट की वीडियोस, नोट्स और क्विजेस देखने को मिलते हैं चैप्टर वाइज। आपकी एक अच्छी कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन एक ही जगह से हो जाती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोर्स पे भागना नहीं पड़ता है। तो वो मास्टर कोर्स अगर आपने ज्वाइन करना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। दूसरी बात कि हमने जो है टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स लॉन्च कर रखा है, वो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, और एक टेस्ट सीरीज कोर्स है जो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो एज अ बिगनर आप लोगों के लिए मास्टर कोर्स इज मोस्ट सुटेबल, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे चेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई डाउट है एज अ बिगनर आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट। आप कमेंट सेक्शन में डाउट मेंशन करिए, आई विल रिप्लाई इट ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।